नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी। कुंडली कुर्सी की में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे तमाम राष्ट्रीय स्तर के ज्योतिषियों से और जानेंगे कि भारत की राजनीति में अगले 2-3 साल में क्या होने वाला है। और खास तौर से हम जानना चाहेंगे 4 जून 2024 को आखिर जनता के पिटारे से निकलेगा क्या मोदी तीसरी बार जीतेंगे या कि मोदी का अब काम खत्म हो गया है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, मेरे दाईं ओर जो बैठी हुई हैं मैडम कल्पना झा साहब हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, जो कि हस्तरेखा की विशेषज्ञ हैं और इन्होंने मोदी से लेकर राहुल गांधी तक और बाकी जो स्थानीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, मोहन यादव से लेकर विष्णुदेव साय तक के हाथ देख रखे हैं और उन्होंने उन सब का भविष्य इन हाथ के माध्यम से अपने हाथ में रख रखा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हमारे साथ हैं शिखा पांडे जी, जो ज्योतिष की बड़ी विद्वान है देश की, और वो ज्योतिष के नजरिए से बताएंगी कि कैसा होने वाला है देश का भविष्य। और साथ में हमारे पास अरुणेश शर्मा जी ज्योतिषविद हैं। उन्होंने विधानसभा के समय भी कुछ भविष्यवाणियां की थी और अब भी भविष्यवाणियां वो करने जा रहे हैं ज्योतिष के नजरिए से, और बताएंगे देश में अगले 2-3 साल में क्या होने वाला है। इसके बाद हमारे साथ है चंद्रभूषण तिवारी जी, जो ज्योतिष के नजरिए से बताएंगे मोदी तीसरी बार आने वाले हैं या नहीं। फिर उसके बाद हमारे साथ देवनारायण शर्मा जी का बड़ा नाम है और वो हमको बताएंगे कि राहुल गांधी ने जो इंडी गठबंधन बनाया है वो क्या करिश्मा कर पाएगा या फिर फुस्सी बम साबित होगा। इसके बाद हमारे साथ है सीमा जिंदल जी जो है वो टैरो कार्ड रीडर है और टैरो के माध्यम से वो बताएंगी हमको कि 4 जून को क्या होने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है, कौन किस पर भारी है। ठीक मेरे बाईं ओर जो बैठे हुए हैं अनिल तिवारी जी हैं, वो बताएंगे हमको क्या विष्णुदेव साय बने रहेंगे इस लोकसभा चुनाव के बाद भी, क्या मोहन यादव परमानेंट चीफ मिनिस्टर है या कि सिर्फ रिलीवर। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान डॉक्टर भैरवी अमरानी जी से। अमरानी जी हमको बताएंगे देश का भविष्य। और फिर है हमारे साथ रूपेश जी कुंडली के जानकार हैं, वो भारत की कुंडली बनाएंगे और बताएंगे कि भारत की कुंडली में 1947 का जो डेवलप्ड इंडिया का जो विजन रखा है वो कितना सही साबित होने वाला है या कि हो पाएगा या नहीं। और हमारे साथ हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी, नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। आप जानते हैं कि पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी मल्टी विशेषज्ञ हैं, सभी तरह से चीजों का एनालिसिस करते हैं और उनकी कही गई बातें और उनके कराए गए कर्मकांड सफल होते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं ब्रह्मदत्त जुगल किशोर शास्त्री जी, जो ज्योतिष के नजरिए से भारत का भविष्य बताएंगे। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरू करूंगा, चूंकि सूर्य उत्तरायण चल रहे हैं और मैं जो बैठा हूं उसके हिसाब से उत्तर दिशा ये होती है, तो शुरुआत यहां से करते हैं। ज्योतिष का विषय है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो आप बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं सबसे पहले पंडित ब्रह्मदत्त जुगल किशोर जी से। जुगल किशोर जी, चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, ज्योतिष के नजरिए से इन्वॉल्व में भारतीय पृष्ठभूमि में किस तरह का भाव दिखाई दे रहा है? अगर भारत की कुंडली को हम देखते हैं तो कैसा होने वाला है अगले 3-4 महीने में? 15 अगस्त सन 1947 आधी रात को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय की जो कुंडली बनाई गई और वर्तमान में उसका विश्लेषण हमारे लोकसभा के चुनाव के संबंध में किया जाए तो हम ये पाते हैं कि यह जो संक्रमण काल चल रहा है उसमें सुर और असुर जो 2 शक्तियां हैं, उन दोनों शक्तियों के बीच में जो संघर्ष होगा तो उसमें सात्विक शक्ति ही जीत पाएगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी प्रकृति का कण कण जो है वो देवताओं के साथ है, सात्विक शक्तियों के साथ है, सनातन धर्म के साथ है। तो सनातन धर्म जो कि शुरू से ही सनातन रहा है, कभी पुरातन नहीं रहा, तो सनातन की ही जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। इस सात्विक शक्ति का जो गणित आपने निकाला है, जो ज्योतिषी अगर पैमानों पर इसको कसते हैं वो कैसे कसेंगे आप? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसा कि अभी आपने स्वयं ही शुरुआत की थी कि सूर्य उत्तरायण चल रहे हैं, तो सूर्य की जो प्रखर रश्मियाँ हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म हुआ और उस समय वृश्चिक लग्न था, और वृश्चिक लग्न जो है ओज और पराक्रम देता है। मैंने 2013 में उनकी कुंडली का विश्लेषण किया था, जब मैं विभिन्न चैनलों में आता था, तो उस समय मैंने भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के बल पे न केवल देश में बल्कि दुनिया में छा जाएंगे।
और विश्व के मानचित्र पर एक विशिष्ट छवि के साथ में वो उभर के आएंगे, जो अक्षर से सत्य साबित हुई है। और यह अनुकूल समय आज भी मोदी जी के साथ है और वो बहुत अच्छी लीड लेके जो संख्या वो कह रहे हैं, उनको केवल उनका कोरा आत्मविश्वास ना कहा जाए। यह जो सूर्य और मंगल की जो युति है, ओज और पराक्रम को देने वाले, प्राण और ऊर्जा को देने वाले, ये सारे के सारे तत्व मोदी जी के साथ में सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाले दिनों में 4 जून को हम लोग देखेंगे। जी जी, मेरा अगला सवाल पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी से है। कृपया माइक दे दें। पंडित जी, जो पहला फेज है वो इस चुनाव का सबसे बड़ा फेज है, 102 सीटें हैं और ये बहुत भारी पड़ने वाला है बता रहे हैं लोग। आपका ज्योतिषीय गणित क्या कह रहा है, किस पर भारी पड़ने वाला है? प्रश्न जितना बड़ा है उतना जटिल भी है। आपने प्रश्न जिस समय किया उस समय की घड़ी है 1:31 और राजा जो दशमाधिपति है, राज्याधिपति है, वो इस वक्त अष्टम स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा संघर्ष राजा को होगा जी, क्योंकि जो जीता ही नहीं उसे जो भी मिलने वाला है वो मिलने ही वाला है जी। जिसके पास है वो महत्वपूर्ण है, खोएगा वही जिसके पास होगा। तो चूंकि आपका प्रश्न जिस समय किया, मेरा संबंध राजनीतिक गणना से कम ज्योतिषी गणना से बहुत ज़्यादा है जी। और जिस समय आप प्रश्न कर रहे हैं कि राजा के पक्ष में हानि होगी जी, 4 जून में गणित निकालिए। 4 जून में मान लीजिए 2 बज गए होंगे लगभग दोपहर में, जब नतीजे लगभग क्लियर हो जाते हैं ईवीएम के दौर में। नतीजे तो जिस समय वोटिंग हो जाएगी उसी समय हो जाएगा जी ये तो वोटिंग गणना के समय कोई नतीजे बदलते थोड़ी। जी जी इस समय जब आप प्रश्न कर रहे हैं, इस समय बिल्कुल साफ है जी कि दशमाधिपति अष्टम स्थान में है, जी। राजा को हानि होगी। अगला सवाल मेरा रूपेश जी से है। रूपेश जी, क्या कह रही है, भारत में नया संसद भवन बन गया है, संसद भवन की कुंडली क्या कह रही है? जैसे कि अभी तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम महाकाल की नगरी पे बैठे हैं और महाकाल मंदिर पे, और जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की संसद की, और धर्म की कामना के लिए जिन्होंने अपना कदम बढ़ाया है, ज्योतिष वही कहता है जो अपनी कर्म की प्रतिकल्पता को जितना अच्छा रखेगा, ज्योतिष की गणना भी वही कहेगी जो एक मन की कामना को लेकर जो धैर्यता के साथ चल रहा है। जैसे कि मेरा मेन तो ज्योतिष में मैं मन की कामना को लेकर चलने वाला हूं। जब किसी को मैं फेस रीडिंग करता हूं तो मुझे अंदाज लगता है कि इसकी कड़ी ये है। जैसे कि अभी हम चाहेंगे तो यही है कि जिसको भी हम लगातार देख रहे हैं, हमारा संसद, पूरा संसद भवन भी वही कहेगा, वो चेहरा एक बार और आए और एक बार वो मिले और हमें फिर एक धर्मनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़ने का अवसर हमको प्राप्त हो। रूपेश जी, दूसरा सवाल है, क्या मोदी की अगर फेस रीडिंग आपने की हो रिसेंट किसी वीडियो में, किसी रैली में, हाँ। तो क्या कह रही है? जैसे मोदी जी का हम फेस रीडिंग में जैसे मैंने देखा कई बार, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, ऐसे तो हुबहू उनसे मुलाकात तो नहीं हुई है, तो उनके चेहरे में सबसे पहले गंभीरता बनी रहती है, और गंभीरता जहां बनती है मतलब व्यक्ति धैर्यता के लिए कार्य करेगा, और जब भी सोचेगा तो वो ये सोचेगा कि ज्योतिष की जो गणना कहेगी वो, मेरी जो मन की गणना कहेगी वो, और जो वो सामने प्रस्तुत करेगा उसके अनुसार मुझे लगता है कि उनका इस पावन हमारे धर्म पे फिर एक बार आने का अवसर प्राप्त हमें मिलेगा। कि धर्म की कामना को लेके वो चल रहे हैं, उनके पावन फेस रीडिंग के माध्यम से मैं बता सकता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी भी आए थे, यहाँ से यात्रा करके भी गए, छत्तीसगढ़ के एक कोने से होकर गुजरे हैं, उनकी भी आपने रिसेंट रिलीज देखी होंगी, उनकी फेस रीडिंग क्या क्या? जैसे कि उनके फेस रीडिंग में मैंने ध्यान दिया, उसमें बहुत अच्छी, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर क्या होता है वो धैर्यता से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी हम जिस बातों पे हमें चर्चा करनी चाहिए, हम उसे ना चर्चा करके हम कुछ दूसरे रास्ते को पकड़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उस कड़ी पे उनको थोड़ी सी धैर्यता बनानी चाहिए। मतलब ये आप अपनी फेस रीडिंग ही बता रहे हैं, मनोभाव तो नहीं बता रहे हैं? नहीं, ये मेरी फेस रीडिंग की भाव है, ऐसा कि वैसा वो नहीं है। जैसे कभी कभी होता है, कभी हम किसी से मिलें तो उनकी बात करने का जो ढंग रहता है, उनके चेहरे का फेस ही बता देता है ये क्या कहने वाला है और क्या बात करेगा आगे। जी जी, हमारे साथ डॉक्टर भैरवी अमरानी जी हैं। अमरानी जी, आपको क्या लग रहा है, आप जिस तरह से आपकी जो एक्सपर्टीज है एस्ट्रो में, क्या सिचुएशन है पॉलिटिकली अभी वर्तमान में समग्र भारत की? नमस्कार।
जी 2024 में मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने विभिन्न राजनेताओं की कुंडलियों का गहराई से अध्ययन किया है, अब सभी की डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है, अगर एक एक का विस्तार से बताया जाए तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं बहुत मोटा मोटी बात करने वाला हूँ। और दशा, अंतरदशा और राजयोग और कुछ जो ग्रह योग होते हैं उनको देखते हुए जो मैंने विभिन्न राजनेताओं की कुंडलियों का अध्ययन किया है, उनमें ऐसा सामने आ रहा है। पहले राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी की कुंडली मुझे बहुत ही देखने से एवरेज लगती है, और अभी उनकी दशा अंतरदशा जो चल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 2024 के चुनाव में शायद खड़े भी ना हो सके। ममता बनर्जी जी की कुंडली मोटा मोटे तौर पर देखें तो उनकी दशा अंतरदशा ठीक चल रही है, वो अपने क्षेत्र में अच्छा कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई राजयोग मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में वो आ सके। अखिलेश यादव जी की कुंडली भी मैं बहुत ही औसत देख रहा हूँ, और विशेष ऐसा उनका भी कोई राज्य कारक समय नहीं चल रहा है। प्रियंका गांधी जी का बहुत बुरा समय चल रहा है, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अब ऐसा है तो है। और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बहुत पहले मैंने एक वीडियो में ये भविष्यवाणी की थी कि उनको जेल हो सकती है, और ऐसा हुआ भी है, और अभी वो बड़े कष्ट में हैं। ये समय उनका बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। तो 2024 के चुनाव के लिए मैं इनको भी नहीं देख पा रहा हूँ। और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। बहुत ही प्रबल राजयोग कारक कुंडली है, अच्छे योगों से भरी हुई जी। और अभी इनका समय भी बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी के समकक्ष खड़े हो सकते हैं जी। अमित शाह जी की कुंडली के बारे में मोटा मोटा अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है, और लेकिन अभी के समय को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री पद के लिए ये जी। अमरानी जी, दूसरे राउंड में जब हम आपके पास आएंगे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो दल बदल कर आए हैं बड़े नेता, एक दो लोगों की कुंडली निकाल कर रखिएगा, उनका क्या? मोदी जी बच गए हैं जी, मोदी जी बच गए हैं, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी अभी वृश्चिक, इनकी कुंडली के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। इनका वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा लग्न में बैठा है नीच भंग योग बना के, और मंगल जो लग्न में बैठे हैं बहुत ही प्रबल और बहुत ही ताकतवर अवस्था में हैं, और बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इनकी दशा भी सबसे अच्छी चल रही है, जो कि लग्नेश की है, मंगल की है। तो मैं इन सभी की कुंडलियों को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि सबसे प्रबल जो दावेदार मुझे दिख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। जी जी, धन्यवाद। जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी की कुंडली, उन्होंने 7-8 नेताओं की कुंडली बताई, उनमें सबसे ज़्यादा प्रबल जो कुंडली दिखाई दे रही है वो नरेंद्र मोदी जी की है। मैं सीमा जिंदल जी आपसे कहूँगा कि आप 400 का पार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका टैरो आप तैयार रखिएगा। उससे पहले हम जो है तिवारी जी के पास चलते हैं, अनिल तिवारी जी के पास। अनिल तिवारी जी की 400 का जो रेट बताया गया, एक फिगर बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी 400 पार, ये क्या है? अभी वर्तमान समय में यदि हम मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करें, क्योंकि अभी बीजेपी का नेतृत्व वहीं कर रहे हैं, तो हम यह पाते हैं कि 400 का पार होना मुझे नहीं लगता है कि यह संभव हो पाएगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल और शनि, मंगल को अगर हटा भी देते हैं अभी, तो शनि को अकेले भी लें तो कर्म का कारक जो ग्रह है शनि, वो उत्तर क्षेत्र में उनको पहले की अपेक्षा कम सीट देने की ओर इंगित कर रहा है। और रही बात सत्ता की, तो निश्चित रूप से मोदी जी की सत्ता वापस आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लेकिन उतनी सीटों के साथ नहीं जितना हम वे सोच के चल रहे हैं। अच्छा तिवारी जी, एक सवाल कि हम जो लोकेशन बता रहे हैं कि उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा मोदी जी के निवास से मानते हैं, भारत की राजधानी से मानते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र से मानते हैं, उनके जन्म स्थान से मानते हैं, कहाँ से मानते हैं? जी नहीं, भारत का उत्तरी हिस्सा, मतलब हम ये दिल्ली से जहाँ उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहाँ से उत्तर,
अच्छा जी, तो मुझे लगता है जिंदल जी आपका, मैडम सीमा जी आपका ये तैयार हो गया होगा जी। तो आपने जो प्रेडिक्शन निकालने के लिए कहा था कि 400 पार बीजेपी कर पाती है कि नहीं, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि काफ़ी व्यवधान नज़र आ रहा है। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जजमेंट कार्ड निकल कर आया है उनके लिए, लेकिन अंततः सारे चरणों के रिजल्ट आने के बाद उनकी विजय सुनिश्चित है। मतलब वो 400 से 410 के बीच में आ सकते हैं, ऐसा टैरो कार्ड रीडिंग में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि टैरो कार्ड के माध्यम से हम राजनीतिक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इससे पहले तो 1-to-1 प्रेडिक्शन ही होती आई है और ये एनर्जी बेस होता है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये प्रेडिक्शन सही रहेगी। सीमा जी, मतलब इसके हिसाब टैरो से मोदी 400 सीटें पार कर रहे हैं बीजेपी? जी हाँ, लेकिन बहुत आसान नहीं है। मैंने आपको यही बताया है कि काफ़ी समस्याओं का सामना, उतार चढ़ाव, मतलब हर चरण में उनको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अंततः जो रिजल्ट आएगा, जो लास्ट में रिजल्ट जो आएगा, उसमें उनकी विजय निश्चित दिख रही है। आप और समय ले लीजिए और अगला जो हम आपके पास जब लौटेंगे तो आप राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का थोड़ा सा एनर्जी का जो सीक्वेंस है टैरो के जरिए वो निकाल कर रखिएगा। हम चलते हैं हमारे अगले मेहमान शर्मा जी के पास। शर्मा जी, आपसे भी यही सवाल है, जो दल बदल करके आ रहे हैं, अगले पार्टी में जा रहे हैं, जैसे आज 6 अप्रैल है, मध्य प्रदेश में दावा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो 1 लाख से अधिक लोगों को अपनी पार्टी ज्वाइन कराने जा रहे हैं। इस तरह की पूरी एक कैंपेन बना दी गई है। इसके ज्योतिषीय कैलकुलेशन क्या कह रहे हैं, इनका क्या होगा? इस पे 2 बात है, 2 तरफ से दल बदल हुआ है जी। कुछ लोग विभिन्न पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं जी। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं जी। जिनको टिकट नहीं मिला वो जाके कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अभी किस पार्टी का समय चल रहा है जी। दल बदल तो दोनों तरफ हुए हैं, लेकिन दल बदल आपने किस पार्टी के तरफ किया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन ऑल दल बदल की बात करें, कोई भी दल बदल के किसी भी पार्टी में जा रहा है, दल बदलुओं का क्या भविष्य? वही बता रहा हूँ, कुछ दल बदलू जो जिस पार्टी की जीतने की संभावना है वहाँ जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनको जीत मिलेगी। और अगर आप हारते हुए पार्टी का, जो उसका नाव में छेद है जगह जगह, अगर ऐसी पार्टी के नाव में सवार होंगे तो आपके हारने की संभावना ज़्यादा है। मैं तो वास्तु के नज़रिए से उसको देखता हूँ कि भारत का अगर आप मानचित्र देखें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो समय है ये हमारे कर्म और हमारे ग्रह नक्षत्र से भी ऊपर उठ गए हैं। ऐसा समय मुझे ये वाला चुनाव लग रहा है जिस समय आध्यात्म अपने चरम पर है जी। राम मंदिर का जो प्रभाव है, अध्यात्म अपने चरम पर है। योग, अगर आप सवेरे निकल जाएं तो हर गार्डन में आपको योग करते हुए लोग नजर आएंगे। जी। ये मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। तो ये जो अध्यात्म है, वास्तु के हिसाब से आप ये बताइए, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि हम वास्तु के हिसाब से बता सकते हैं, तो वास्तु में ये बताइए, भारत का अगर हम एक पूरा एक कमरा मान लेते हैं, कक्ष मान लेते हैं, सबसे बड़ी तोड़फोड़ पिछले कुछ वर्षों में हुई है तो वो महाराष्ट्र में हुई है। तो महाराष्ट्र को आप किस कोने में रखते हैं दिशा के हिसाब से, और वो भारत के लिए कैसी है? महाराष्ट्र जो है वो भारत का जो मानचित्र है उसके पश्चिमी भाग में पड़ता है जी। पश्चिम हिस्सा है जो गुजरात से लगा हुआ है। और वो इस चुनाव में बहुत ही बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को देने वाला है। जी जी। अगर उसको दूसरे तरफ देखें, जो पिछले समय नरेंद्र मोदी का सबसे खराब वाला एरिया था, पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग था, चाहे उसको आप तमिलनाडु बोल दें, केरल बोल दें, आंध्र प्रदेश बोल दें, उस स्थान में भी मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। जहां 1 सीट थी वहां 5 की संभावना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो 400 की जो कल्पना है वो तो उससे मुझे सहमति नहीं बन पा रही, मेरी सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, वास्तु क्या कह रहा है? हाँ, वास्तु नहीं, बिल्कुल मेरे वास्तु के हिसाब से वो जो 303 है उसमें 20-30 सीट का और वृद्धि होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी। आगे बढ़ते हैं हम चंद्रभूषण जी की तरफ। चंद्रभूषण जी, आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल अभी अंदर ही रहेंगे या बाहर आ जाएंगे? देखिए, ऐसा है, ज्योतिषीय कैलकुलेशंस, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको एक ऐसे विधि के द्वारा जिसको हम शिव सूर्योदय कहते हैं जी। और शिव सूर्योदय के हिसाब से हमने जब निश्चित किया तो पता चला कि चंद्र नाड़ी चल रही है।
जी। और चंद्र नाड़ी के स्वभाव के कारण ये कह सकते हैं कि कठिनाइयाँ तो आएंगी जी। निश्चित रूप से, संघर्ष बहुत अधिक होगा और उन संघर्षों में कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत जो है डामाडोल हो सकती है। इसलिए संभावना कहा जा सकता है कि कष्ट अभी और अधिक बढ़ सकते हैं। जी जी। अरुणेश जी की तरफ बढ़ेंगे। अरुणेश जी, आपसे थोड़ा सवाल विस्तार से है, ये बताइए, थोड़ा उसमें जाएंगे, पीछे जाएंगे। भूपेश बघेल बहुत मजबूत स्थिति में थे, हारे चुनाव, तो राहुल की कुंडली का प्रभाव उन पे पड़ा या उनकी कुंडली का कोई प्रभाव राहुल पे भी पड़ सकता है? अब कांग्रेस की कुंडली का प्रभाव भूपेश बघेल की कुंडली पर ज़्यादा पड़ा था। भूपेश बघेल जी की जो कुंडली थी उस पर जो प्रभाव पड़ा था वो कांग्रेस की कुंडली का पड़ा था, और कांग्रेस की कुंडली का जो फेवर था वो उनको उतना नहीं मिला। हालांकि उनकी कुंडली ठीक थी जी, तो वो अपने स्तर पर जो कर सकते थे किया, लेकिन फाइनली कांग्रेस के फेवर में चीज़ें नहीं थी, तो निश्चित रूप सत्ता तो जानी थी। ये बात हम पहले बोल भी चुके थे एक दो मंचों पर और एक दो कार्यक्रमों में, तो वो सत्ता जानी थी, ये तय था। और अभी की स्थिति यदि हम देखते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में अब भूपेश जी का तो अभी कोई संभावना है नहीं। बाकी जो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ की बनी हुई है नेताओं की, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन होते नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं? आपका ज्योतिषी गणित ये कह रहा है कि 11 की 11 भाजपा जीत जाएगी या आपकी कांग्रेस जीत जाएगी, या कुछ और कैलकुलेशन देना चाहते हैं? मैं आपको एक बृहद कैलकुलेशन देता हूँ। चुनाव जो है ना, जो एक डेट याद रखिए, 1 मई के आसपास की, जब गुरु परिवर्तित होगा जी, उससे पहले के 2 चरण बड़े महत्वपूर्ण हैं और नंबर भी ज़्यादा है जी। इन 2 चरणों में भाजपा को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जी, और ये 2 में यदि वो अपनी सीटें बचा गए तो आगे उनके नंबर जो भी वो चाहते हैं उसके आसपास पहुंच जाएंगे। यदि 1 मई के बाद गुरु मजबूत हो जाएगा और गुरु नरेंद्र मोदी की राशि को देखेगा भी, तो जब, और राशि स्वामी भी है भाजपा का, तो इस तरह से कह सकते हैं गुरु जब वृष राशि में आएगा तो वो उसका प्रभाव नरेंद्र मोदी की कुंडली पर ज़्यादा पड़ेगा। तो ये चुनाव यदि सारे 1 मई के बाद होते तो शायद भाजपा 400 क्या 450 ही पार कर जाती। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 चरण जो बड़े चरण हैं, जो 1 मई से पहले होने हैं, उनके नंबर इतने ज़्यादा हैं कि उसके हिसाब से देखें तो भाजपा का जो गणित है, जो बड़ा नंबर वो रख रहे हैं सबके सामने, उसके पूरे होने की संभावना हमें अभी सीमित लगती है। मैं शिखा जी से अगला सवाल मेरा है। शिखा जी, कांग्रेस की कुंडली में कुछ दिखाई दे रहा है 2024 में कुछ अच्छा हो जाए? सर्वप्रथम मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और ये जो नया साल है हमारा, उसके राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो अच्छा कर्म करेगा उसको ही अच्छा फल मिलेगा। अब कांग्रेस वालों की बात की जाए तो उसमें यही देखा जा रहा है, यदि वो अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा। और जो मोदी की कुंडली है उसके हिसाब से तो 100% लग रहा है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है और शुक्र शनि का राजयोग है, गुरु भी देख रहा है। और यदि हम आगे और भी यदि इनकी कुंडली में विचार करें तो मंगल की महादशा चलेगी और मंगल में जो भी अंतरदशा चल रही है उसके हिसाब से शनि और मंगल का प्रभाव है, तो मोदी जी राजा बनेंगे और उनके में राजयोग है ही, परंतु वो कुछ सालों तक राज्य करेंगे। उसके बाद जो है अपनी सत्ता को एक अच्छे मजबूत इंसान को दे के जाएंगे। उसमें मैं आदित्यनाथ जी की कुंडली को मजबूत मानती हूँ, क्योंकि उनकी सिंह लग्न की कुंडली है और उनका लग्नेश भी बहुत मजबूत है। और सिंह लग्न का लग्नेश मजबूत होने के कारण और उसमें केतु की महादशा है, तो केतु उनको जो है उनका झंडा तो फहराने ही वाला है। और वो जितने भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका भी दमन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ही सत्ता में आना चाहिए, उनकी कुंडली के हिसाब से राजयोग तो दिख ही रहे हैं। जी जी। अगला सवाल मेरा कल्पना झा मैडम से है। कल्पना झा जी, आप हस्तरेखाविद हैं और हस्तरेखा आपने तमाम बड़े नेताओं की देखी है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी की हस्तरेखा में क्या है? क्या तीसरी बार का उनके योग में कुछ है उनके जीवन में? पहले तो आप सभी का धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं कि हम 2024 में बहुत अच्छा देख सके, कि अच्छी सरकार बने। तो मेरा ये कहना है, मोदी जी का हाथ में हम 2002 से देख रहे हैं। 2012 में भी उनके यहाँ जब गुजरात चुनाव हुआ उस समय भी, 14 में भी, 19 में भी ये हम कह चुके हैं और अभी भी 2024 में भी उनकी संभावना है। सबसे बड़ी बात है हस्त सामुद्रिक रहस्य में जी कहा जाता है कि जिसका हाथ बंदर के समान होता है, अच्छा, तो वो बहुत बुद्धिमान होता है, और यदि शेर के समान हाथ है
तो वो क्या होता है, साहसी, निडर, जिस प्रकार शेर। तो मैंने मोदी जी के हाथ को आप देखिए ध्यान से, अब आप जरूर देखना इसमें, उनकी लंबी लंबी उंगलियां हैं, हाथ थोड़ा पतला है, और हाथ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का यदि द्योतक है हमारा तो अंगूठा होता है। तो उनका अंगूठा सबसे प्रबल है, और वो भी कहना चाहिए इतनी बुद्धिमत्ता है, कूटनीतिक है कि उनका ऊपर तक जा रहा है अंगूठा, जिस एक मानदंड से भी ऊपर। और आप योगी जी की बात करूं तो उनकी मैंने अभी देखा सबसे प्रबल उनकी भाग्य रेखा है, हाथ है उनका किसके जैसे, शेर के समान, सिंह लगने के भी हैं। और सबसे बड़ी बात अभी जो चर्चा हो रही है, जब हमारा चुनाव की घोषणा हुई, उद्घोषणा जिस दिन, उस दिन भी सिंह राशि में चंद्रमा था। तो समझिए ये वहाँ से उत्तर प्रदेश से तो अच्छा खासा बल मिलेगा, और मोदी जी के लिए तो ये अच्छा समय है, उनको तीसरी हैट्रिक को लगाएंगे। उनके साथ साथ क्या आपने जो योगी आदित्यनाथ को मोदी के साथ जोड़ा, तो क्या ये जो हाथ का कैलकुलेशन है, हस्तरेखा का कैलकुलेशन है, ये कुछ ऐसा इशारा कर रहा है कि अगला जो उनका सक्सेसर है, जो उत्तराधिकारी होंगे, वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं क्या? मैं इस संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी भाग्य रेखा जब मणिबंध से लेके शनि क्षेत्र को छू रही है, ऐसी प्रबल भाग्य रेखा बहुत कम लोगों के हाथ में रहती है। तो जब ओबामा के हाथ को भी देखा गया था, तो आप सोचिए ओबामा जी कहाँ छोटे से स्तर से अमेरिका के राष्ट्रपति जब बन रहे थे, तो इसी प्रकार की रेखा मैं उनके हाथ में देख रही हूँ। तो कह सकती हूँ कि हाँ, अगला हम उन पे संभावना तलाश सकते हैं। मोदी का जो हाथ है, उनके हाथ से मिलता जुलता कोई हाथ है किसी पॉलिटिशियन का दूसरे का देश के अंदर जो भी हाथ देखे होंगे? एक तो मोदी जी के हाथ जैसे उंगलियों की बोलें तो शिवराज सिंह जी की हैं, जो भी सोच विचार के कार्य करते हैं थोड़ा। तो शिवराज सिंह चौहान भी अभी होल्ड हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है मैडम, क्या शिवराज सिंह चौहान का भी कोई भविष्य हाथ देखा हो आपने तो बता सकती हैं क्या? अगर आप उंगलियां उनकी तरह बता रही हैं। उंगलियां तो उनकी पुष्ट हैं, सुदृढ़ हैं, और उनका जो हाथ भाग्य रेखा भी अभी, सूर्य रेखा भी अभी प्रबल ही है। तो ये चुनाव तो जरूर अभी तो आगे बढ़ेंगे, केंद्र में जाएंगे। जी जी हाँ। तो ये एक हिस्सा रहा कार्यक्रम का, जिसमें हमने जानने की कोशिश की भारत की पूरी समग्रता में राजनीति की। अब हम अगले हिस्से में जा रहे हैं, तो हम आपको लेकर चलेंगे उन परिणामों तक जो 4 जून को आएंगे। तो शुरुआत फिर से करते हैं हम यहाँ से। मेरे बाईं ओर से उत्तरायण का समय है, तो पंडित ब्रह्मदत्त जुगल किशोर जी से मेरा सवाल है कि 4 जून को एग्जैक्टली होने क्या वाला है, क्या आप बता सकते हैं कोई राजनीतिक कैलकुलेशन दिए बिना, ज्योतिषीय कैलकुलेशन से? मैं चूँकि राजनीति से जुड़ी हुई बातों पे ही प्रेडिक्शन करना है जी। ज्योतिष शास्त्र में एक मूलभूत सिद्धांत ये भी है कि जो ग्रह दशाएं होती है, वो ग्रह दशाएं किसी भी व्यक्ति के सात्विक आचरण को विपरीत ढंग से, नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करती है जी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की कुंडली में ग्रह योग विपरीत चल रहे हों, लेकिन उसके आचरण बहुत सात्विक है, आसन सिद्धि है, मंत्रों की सिद्धि है, स्वच्छ निर्मल आचरण का है, निर्दोष आचरण का है, तो ग्रह भी उसको प्रभावित नहीं करते हैं। तो जिस ढंग से हमारे भारतवर्ष की कुंडली और इस समय जो सत्ताधीश लोग जो बैठे हैं, और जिस तरह के वो सकारात्मक और विकास से जुड़े हुए, सृजन से जुड़े हुए बहुत अच्छे काम करते चले आ रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा, अभी तो संख्या की बात भी आप लोग कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 333 सीट लेके आएगी, और एनडीए के साथ में जब ये लोग मिल जाएंगे, जो 400 का आंकड़ा पार करने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 433, ये आंकड़ा आप याद रखें। 400 प्लस बोल रहे हैं आप? 400 प्लस कह रहा हूँ मैं। जी जी। पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी से पूछते हैं जरा कि क्या ये जो 433, 400 का लगभग आंकड़ा इधर से भी आ रहा है, आपके ही बिरादरी की ज्योतिषी अलग अलग गणनाओं में थोड़ा मजबूत बता रहे हैं, आप कह रहे हैं राजा को परेशानी है? मैंने देखा कि दशमाधिपति अष्टम स्थान में है, मतलब राजा संकट में। अब राजा के संकट में होने का मतलब राजा की हार थोड़ी है जी। राजा के संकट का होने का मतलब कि राजा संकट में घिरने वाला है जी। जहाँ तक दशम स्थान में बृहस्पति बैठे हैं तो राजा सुरक्षित है, पर बहुत संकट में होगा जी। राजा को निकट में बहुत संकट आ सकता है, और राजा का राज्य पद सुरक्षित है,
और राजा संकट में आएगा इसकी राजा की कार्य विधियां क्रियाशीलता पर राजा असर बहुत पड़ेगा। संकट में आने वाले हैं, ये तय है, इसमें तो कहीं पंडित जी तो इंडी गठबंधन जो बना है भारत के अंदर, हाँ। इसकी कुंडली, इसका भविष्य क्या कह रहा है? देश में एक सेशन था जी अगर आप देखें 1989-90 का जो सेशन था, ये पूरी दुनिया में बड़ा महत्वपूर्ण था और इसमें आपने देखा कि कम्युनिस्ट सारी दुनिया से कम हो रहे हैं और कैपिटलिस्ट बढ़ रहे हैं। जी तो अभी भी वर्चस्व तो कैपिटलिस्टों का रहने वाला है। जी जी तो भारत में भी यही होगा, भारत में भी सत्ता इंडी, इसी तरह इंडी से को क्या मान रहे हैं? इंडी सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है? तो स्पष्ट बताइए। ये एक्चुअली मिझरा अचार है जी, है ना? इस मिले हुए अचार का क्या होगा? हाँ, ये मिला हुआ अचार है, इसका कोई विचार नहीं। जी सब अपॉर्चुनिस्ट हैं और इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है द स्ट्रगल ऑफ क्रेडेंशियल। जी मतलब विश्वसनीयता अगर का आपकी विश्वसनीयता नहीं है तो आप किसी भी जगह पर फेल हुए, जी क्योंकि सारा प्रॉब्लम ही क्रेडेंशियल्स का जी। है। और मुझे लगता है कि इंडिया जो भी कहा जाता है उनमें क्रेडेंशियल्स की बहुत प्रॉब्लम है, जी। इसलिए ये नहीं जीतेंगे। मगर मैं फिर से कहता हूँ, संकट राजा पैदा को करेंगे। ये संकट जरूर पैदा कर देंगे। पंडित जी एक और सवाल इसी के साथ साथ जुड़ता हुआ नजर, आपने अचार से सवाल निकाला, तो ये बताइए कि इंडी गठबंधन किस तरह के संकट पैदा कर सकता है? देखिए, राजनीति बहुत विचित्र है ना? जब आप किसी जगह पर बैठ करके और किसी राजा को परेशान करते हैं जी तो फिर राजा अपने ढंग से, तो राजा के हाथ पैर बहुत होते हैं जी, राजा का समर्थन बहुत होता है, राजा के पैरों के नीचे ढेर सारी गुफाएं होती हैं जो अलग अलग जगहों पर जाती हैं। तो इन गुफाओं में रहने वाले लोग संकट पैदा करते हैं, विचारों के लोग संकट पैदा करते हैं। और जहाँ तक मुझे से लगता है कि जो दशमाधिपति अष्टम स्थान में है, आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि सचमुच राजा को बहुत जल्दी संकट आया जी जी, मगर राजा की राज्य सत्ता कायम रहेगी। जी है। अगला सवाल मेरा रूपेश जी से है। रूपेश जी, भूपेश का क्या भविष्य है? अब जैसे कि अभी हम भूपेश जी की भविष्य देखें तो मैं जैसे पहले ही आपको चर्चा के दौरान बताया था कि अभी भी उनमें जो अभी हम देखें तो अभी तो थोड़ा सा उनके लिए परेशानी नज़र आ रही है। उनके पीछे व्यक्तियों के कारण वो धैर्यता खो रहे हैं, जिनके ऊपर उनकी विश्वास पात्रता बनी थी वही विश्वास पात्रता के समकक्ष नहीं हो पा रहे हैं, इनके कारण उनके ऊपर अभी थोड़ी सी दुख की घड़ी चल रही है। जी जी, तो ये इससे संकट से उभरेंगे? नहीं, अभी तो मुझे उम्मीद कम लग रहा है, जिस हिसाब से उनका अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, आना जाना, सभी से मिलना जुलना, तो मुझे शायद इस समय उनकी उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। जी जी। अब हमारे साथ हैं अमरानी जी। अमरानी जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप चाहे थोड़ा कागज पेन ले लीजिए, मैं सवाल अगले पे लेके चलता हूँ। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कल घोषणा पत्र आया 5 अप्रैल 2024 को कांग्रेस का। ये घोषणा पत्र की कुंडली क्या कह रही है, ये कितनी सक्सेसफुल? आप कागज पेन ले लीजिए, एक बार इसको निकाल लीजिए। मैं अनिल तिवारी जी से जब तक सवाल ले लेता हूँ कि आप निकाल सकते हैं, अगर तो निकाल लीजिए। और हम चलते हैं अनिल तिवारी जी के पास। तिवारी जी, विष्णुदेव साय और मोहन यादव, ये 2 मुख्यमंत्री बने 4 महीने पहले, एक मध्य प्रदेश के, एक छत्तीसगढ़ के। दोनों ही नए नाम थे, नए चेहरे थे, फ्रेशनेस थी। दोनों का क्या कह रहा है कुंडली का फ्यूचर? दोनों की कुंडली को यदि देखें तो दोनों की कुंडली में एक समानता है कि ये 2-4 महीने के लिए लोकसभा चुनाव होने तक के लिए ये मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, और मेरा मानना है कि ये आने वाले 10 वर्षों तक तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मतलब ये आप ये कह रहे हैं अगला चुनाव भी जीत जाएंगे? अगले चुनाव भी जीत रहे हैं। क्या इनमें कोई राष्ट्रीय कैलिबर दिखाई दे रहा है कि नेशनल मटेरियल समझ में आ रहा है विष्णुदेव साय में या मोहन यादव में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये राज्य पे ही रहेंगे और राज्य पर ही अपना शासन और सत्ता को चलाएंगे। मोदी के बाद कौन नेता दिखाई दे रहे हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और किन की कुंडलियां, किन का ज्योतिषीय गणना कह रहे हैं? आज की स्थिति में यदि ये कुंडली देखें तो सबसे अच्छी कुंडली यदि भाजपा में किसी की है तो अमित शाह और नितिन गडकरी की है।
नितिन गडकरी तो उपेक्षित चल रहे हैं, तो कुंडली अच्छी होते हुए भी उनके साथ खराब क्यों हो रहा उनकी है? कुंडली अच्छी चल रही है और भले ही उनको वहाँ अपने घर में वजन ना मिल रहा हो, लेकिन चुनाव के बाद इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि उनकी कुंडली अच्छी है और वो अच्छे जगह पे स्थापित होंगे। कोई ऐसी स्थिति तो नहीं बता रहे कि इस दल के साथ कुंडली मैच नहीं हो रही उनकी? नहीं, बिल्कुल इसी दल में मैच होगी। समय की बात है, चुनाव के बाद सब ठीक है। हम चलते हैं सीमा जिंदल जी के पास। सीमा जी, आपकी तैयारी पूरी होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस कार्यक्रम का, चूंकि आप राहुल गांधी के बारे में इस टैरो के जरिए समझ पाएंगे। जी बिल्कुल, पहला सवाल आपका था इंडी गठबंधन के बारे में। तो जैसे टैरो कार्ड के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इलेक्शन से पहले ये भी हो सकता है कि इंडी गठबंधन से कुछ दल टूटकर बाहर चले जाएं। बहुत फेवरेबल नहीं है यहाँ पर जो उनके कार्ड्स निकल कर आए हैं वो। और राहुल गांधी की कुंडली में देखती हूँ तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के लिए उनको अच्छा खासा प्रयास करना होगा। प्रयास अगर वो अपने क्षेत्र में करते हैं तो काफ़ी मतों के अंतर से जीत भी जाएंगे। तो ये जी, मतलब राहुल गांधी के लिए तो अच्छा है, अपनी इंडिविजुअली वो कैपेसिटी में वायनाड से जीत जाएंगे, ऐसा टैरो कार्ड कह रहे हैं। और टैरो कार्ड ये भी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तलवारें आती हैं 5। बिल्कुल, अगर आप ये देखेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड निकल कर आया है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो 3-4 लोग हैं, 2 लोग छोड़कर जा रहे हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि आपसी मतभेद के बाद में एक गठबंधन था जहाँ से 2 लोग अलग हो जा रहे हैं। तो इस कार्ड के माध्यम से हमने इसको प्रेडिक्ट किया जी। और राहुल गांधी का जो आया था वो, राहुल गांधी का ये आया है हैंगमैन, जो कि दिखा रहा है कि उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ में आप इनके साथ एक ऑरा भी देख पाएंगे। ये ऑरा इनके साथ में है। और दूसरा कार्ड जो निकल कर आया 10 ऑफ सोर्ड, जो कि उनकी जीत को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। जी जी। तो चलते हैं हम शर्मा जी की तरफ। शर्मा जी, जो 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात की जाती है, $5 ट्रिलियन की, इस इकोनॉमी को लेकर के क्या ज्योतिषीय अनुमान समझ में आ रहा है आपको? क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से भारत अपनी समृद्धि का इतिहास लिखते जा रहा है, भारत जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन कर रहा है, तो काफ़ी संभावना है आने वाले समय में इसको भारत अचीव कर लेगा। जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी। वास्तु के हिसाब से मुंबई जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में है, तो वो वही हमारी बिजनेस की राजधानी है, बिजनेस का इंजन है। वो क्या कह रहा है, $1 ट्रिलियन की तरफ लेके जाएगी 5 ट्रिलियन? बिल्कुल, अगर पूरे विश्व में आप देखें तो जो भी देश, जो भी द्वीप पानी से घिरा हुआ है, जल तत्व प्रधान कोई भी द्वीप है, तो वो समृद्धि का कारक माना जाता है। चाहे आप सिंगापुर माने, ताइवान माने, जो भी एरिया पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो समृद्धि का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। जितने बड़े बड़े इंडिया में भी पोर्ट्स हैं, वो सब समुद्र के किनारे ही मिलेंगे, चाहे गुजरात में मिले, चाहे बॉम्बे में मिले। तो बॉम्बे जो है, मुंबई जो है, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक हमारा सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। जैसे रावण की लंका इसलिए सोने की थी, चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपका दुष्कर्म भी जुड़ जाता है। अगर आपका कर्म सही नहीं होगा, जिस समय आपको पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए समय आया और उस समय आप यात्रा निकालें जी, आप समझ गए होंगे मेरे संकेत को, आप समझ रहे होंगे। जब आपको एग्जाम देना है, 19 अप्रैल से पहला पेपर होगा, फिर दूसरा 4 मई, फिर तीसरा, और आप यात्रा निकाल रहे हैं, जब आपको पूरे पार्टी के संगठन को व्यवस्थित करना है। दिन भर मम्मी चिल्लाती थी, बेटा चुप जा, खेल खेल खेल, तब आप खेलते नहीं थे, तब कमरे में घुस के कंप्यूटर चला रहे थे। और जब आपको कहा गया पढ़ाई कर, एग्जाम कर, ये तो आप कर्म की बात, बिल्कुल बिल्कुल, तो की बात की, नहीं कर्म नहीं सर, ज्योतिष तभी काम करेगा जब आपका कर्म प्रधान होगा। वास्तु कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक के आप कर्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। कर्म को ही ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र सारे सपोर्ट करते हैं। पानी के किनारे इसलिए इतना बड़ा सम्मेलन आज आप देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जल तत्व पानी से घिरा हुआ है। अगला सवाल मैं अरुणेश जी आपसे लूंगा, आप तैयार रखिएगा। घोषणा पत्र की कुंडली कांग्रेस का 5 अप्रैल 2024 घोषणा पत्र आया, इसकी आप तैयार रखिएगा। मैं चंद्रभूषण तिवारी जी से पूछ लेता हूं तब तक, जो साई की कैबिनेट है वो मोदी जी के लिए कितनी फेवरेबल लग रही है ज्योतिषीय कैलकुलेशन के हिसाब से?
देखिए, ऐसा है कि अभी जो आपने प्रश्न किया और इस समय का लग्न कुंडली जो हमने बनाया, अभी जो बनाया जी, उसके आधार पर कर्क लग्न आ रहा है जी, और कर्क लग्न आने के कारण जी, ये कह सकते हैं कि ये भी एक जल तत्व है। जी, जल तत्व में हम अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सफलता तो है, जी, लेकिन सफलताओं के साथ कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमको अपने सफलता पर बहुत ज़्यादा अभिमान भी हो सकता है और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो हमको कहीं ना कहीं हानि भी पहुंचा सकता है। जी, इसलिए बहुत ज़्यादा संभल के चलने का समय है, बहुत ज़्यादा सावधान होकर के चलने का है, अन्यथा कहीं ना कहीं हम धोखा भी खा सकते हैं। जी। अरुणेश जी, आपसे सवाल था, मैंने आपको बोला तैयार रहिएगा। जी, तो घोषणा पत्र की जहाँ तक बात है, कांग्रेस के ही घोषणा पत्र की आप चर्चा कर रहे हैं। घोषणा पत्र में जो मूल बातें हैं उनमें जो न्याय की बात कांग्रेस करती है जी, वो चूंकि कांग्रेस के हम चाहे उनके नेताओं को समझें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब जो शनि प्रधान लोग हैं, और जनता जो निचली जनता है कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव भी उनका आज तक बना हुआ है। कांग्रेस की ये खूबी है कि वो बॉटम लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खरी उतरती है। तो जो न्याय के मार्ग जो सूत्र उन्होंने रखे हैं वो तो घोषणा पत्र में काबिल हैं, उनसे जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो अन्य योजनाएं उन्होंने जो दी हैं, जो उन्होंने बहुत सारे बड़े नंबर में उन्होंने जो घोषणाएं की हैं कि हम ऐसा, वो उनका प्रभाव उतना इस बार नहीं समझ में आता घोषणा पत्र में। यहाँ पे मैं वरुण जी कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन 4 जून को होगा, रिजल्ट आएगा इसका, और वो डेट बड़ी अप्रत्याशित है। राहु की, शुक्र की और 8 नंबर शनि का लगा हुआ है। रिजल्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा। और जो पहले 2 चरण के चुनाव हो गए उनमें भाजपा अपना नंबर बचा लेगी तो बड़ी बात होगी। उसके बाद जो बाद के चुनाव जो चरण होंगे उनमें भाजपा अच्छा कर सकती है आगे। और यहाँ एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा या नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो गुरु आ रहे हैं वृष राशि में, ये 1 साल सबसे महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति का। ये इसमें ही सब कुछ हो रहा है। इसमें दिखावा भी होगा, धर्म भी होगा। दिखावा ज़्यादा होगा तो गुरु के उतरते तक भाजपा की जो छवि है वो कम हो जाएगी। यदि ये धर्म पर खड़े रहे, ईमानदारी से बने रहे तो इनका उत्थान होगा। और यदि धर्म में दिखावा रहा जारी किसी भी पार्टी के लिए, तो निश्चित है कि गुरु उतरते समय वृष राशि से सारी कलई खोल देंगे। तो आपको आने वाले 25 में, 26 में भारत में नई राजनीतिक समीकरण दिखाई देंगे और जो बिल्कुल वर्तमान राजनीति से अलग होंगे। अरुणेश जी, हम बात करेंगे शिखा पांडे जी से। बहुत संक्षिप्त में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का क्या कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर? जी, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर मैं ये बताना चाह रही हूँ, छत्तीसगढ़ में जो भी अन्य व्यक्ति उतरता है और राजनीति के क्षेत्र में, वो शनि जो है उसको सफलता तो दिलाएंगे ही, गुरु भी सपोर्ट करेगा। गुरु कृपा ही केवलम, वंदे गुरु वंदनम। और जो राहु है वो जो है शत्रुहंता योग भी बनाता है मोदी जी की कुंडली में, तो बीजेपी की सीट तो पक्की है और मिलेगी उनको। कल्पना जी से आपको बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है। विष्णुदेव साय का हाथ देखा होगा आपने, क्या कह रहा है? लेवल नहीं हुआ है मुझको। या छत्तीसगढ़ के दूसरे किसी नेता के, डॉक्टर रमन सिंह का हाथ देखा होगा आपने? हाँ, अभी एक और भूपेश जी का भी हाथ है जी। तो उनके हाथ में एक सिद्धांत ये है कि चंद्र राहु की जब युति होती है तो आप हाथ में देखेंगे अंगुष्ठ में 2 पर्व रहते हैं तो 4 पर्व रहेंगे। तो यदि जिसके हाथ में 4 पर्व रहेगा उसको निराधार आरोप भी लगता है, और यदि सही कभी आरोप लग सकता है तो आरोपित हो सकते हैं, जो कि हो रहे हैं। हाँ, अभी भी। और तो यही राहुल गांधी के हाथ में भी मैं दिखाई दे रहा है। तो राहुल गांधी जी का हाथ और कांग्रेस का हाथ और भूपेश बघेल का हाथ, ये सारे हाथ एक से लग रहे हैं क्या? हाँ, ये बस यही है कि आरोप, गंभीर आरोप लगेंगे। जी जी। तो हम ये कार्यक्रम के अंतिम राउंड बहुत तेजी से, महज 10 से 15 सेकंड में बताइएगा, आपसे शुरुआत करेंगे। 4 जून को क्या होने वाला है, बहुत स्पष्ट रूप से बता सकते हैं आप? 4 जून को भाजपा की स्पष्ट विजय होगी। 4 जून को क्या होने वाला है पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी, एक लाइन में? नहीं, एकदम एक लाइन में भाजपा जीतेगी। क्या होने वाला है 4 जून को? कितनी सीट? पहली बता दिया, जिनकी धैर्यता है उनकी जीत होगी। किसकी धैर्यता है? नहीं, धैर्यता के ऊपर चलिए जी, जिनकी सनातन धर्म की धैर्यता है उनकी जीत निश्चित है। अब वो अभी तो मैं सीट की गणना इसका नहीं कर पाऊंगा, मैं केवल आपको पहले ही कहा धैर्यता जो सनातन के लिए बना दिया गया उनकी जीत निश्चित। 4 जून का नतीजा बहुत साफ साफ बताइएगा। भाजपा जीतेगी 400 से ऊपर। कितनी सीट्स और कौन? एनडीए 310 सीट के आसपास।
टैरो के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है सीमा जी? जैसा कि हमने प्रेडिक्शन किया था पहले भी 410 के आसपास बीजेपी ले जा सकती है। तिवारी जी? भारतीय जनता पार्टी 323, एनडीए 370 और कांग्रेस एनडीए गठबंधन 112। जीतना तो तय है पर संघर्षपूर्ण है। भाजपा अपनी पोजीशन बचाएगी, इसकी संभावना अच्छी है, लेकिन नंबर बढ़ाएगी, इसकी संभावना मुझे उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती। भाजपा 400 प्लस के ऊपर जाएगी और शत्रुहंता योग होने के कारण भले कितनी भी परेशानियां आए परंतु जीत के आगे आएंगे, झंडा फहराएगा। जी हाँ, ये तो कह सकते हैं कि जीत तो होगी। और सबसे बड़ी बात है, अभी हम जब बात कर रहे हैं तो सद्भिसा राहु का नक्षत्र है, तो कैलकुलेशन तो उठा पटक उल्ट बैठ सकता है, सीधा कभी नहीं आता। राहु कभी भी कोई बात को सीधे नहीं होती, उसमें ऊंच नीच हो सकती है। तो जीतेंगे तो मोदी जी। अरुण जी एक सप्लीमेंट्री जल्दी से बोलिए। परेशानी आ जाए। 4 जून 2024 डेट बहुत खतरनाक है और कोई भी ये दाव मतलब जो ज्योतिषी जहाँ लगभग बहुमत है कि भाजपा आएगी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ भाजपा आएगी, लेकिन संभावनाएं बराबर की हैं क्योंकि राहु कुछ भी कर सकता है, परिणाम किसी के फेवर में जाएगा। यहाँ कांग्रेस के अन्य दल भी जीत सकते हैं, भाजपा के लिए जीतने की संभावना रखती है, बाकी भी जीत सकते हैं और उनके जीतने की संभावना 50-50 पूरी तरह से है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने अभी जो कैलकुलेशन किया वो ज्योतिष का कैलकुलेशन है, अभी जनता का कैलकुलेशन आना बाकी है जो 4 जून 2024 को आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।